तो देखो सिस्टम डिजाइन के जो इंटरव्यूज है वो रिलेटिवली तुम्हारे ट्रेडिशनल कोडिंग इंटरव्यू से बहुत डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन द बैक एंड सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज। अगर तुमने उसी परस्पेक्टिव से फ्रंट एंड के सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू भी दे दिए तो यू माइट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि दोनों में एंड टू एंड डिफरेंसेस क्या है। अब देखो यार, फ्रंट एंड के सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में दो मेन तरह के क्वेश्चंस की कैटेगरी आती है। तुमसे जो एप्लीकेशन पूछी जा रही है ना, वो या तो वो एप्लीकेशन होगी जिसपे तुमने खुद से काम करा हुआ है, या फिर वो एप्लीकेशन होगी जिसमें सामने वाले इंटरव्यूअर ने काम करा हुआ है। तो ऐसे स्पेसिफिक यूआई कंपोनेंट तुम्हें बिल्ड करने के लिए दिए जा सकते हैं, और इन यूआई कंपोनेंट में अगेन अपनी एक इंटरनल प्रॉब्लम होगी जो तुम्हें सॉल्व करनी पड़ सकती है। तुम किस तरीके से अपने आइडियाज, अपने टेक्निकल प्रोफिशिएंसी एक्सप्लेन कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में। अब कुछ बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो काफी लोग करते हैं, उनको मैं फटाफट से तुम्हारे सामने लिस्ट डाउन कर दूंगा। हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, थ्रू आउट माई टेक करियर मैंने बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल स्टार्टअप्स टू वेरी बिग एमएनसीज इंक्लूडिंग लिंक्डइन, स्प्रिंकलर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में तुम देखोगे तो अगर तुम फुल स्टैक रोल के लिए या फ्रंट एंड रोल के लिए अगर अप्लाई करते हो तो एक कॉमन इंटरव्यू तुम्हें दिखाई देगा जो कि होगा तुम्हारा सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू। इंटरेस्टिंगली तुम्हें ये बात कई लोग बताते हुए दिखेंगे कि फ्रेशर से बहुत ज्यादा सिस्टम डिजाइन नहीं पूछा जाता, बट मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, एटलीस्ट पॉइंट बाय पॉइंट नोट करा सकता हूँ कि जब मैंने अपना लिंक्डइन का इंटरव्यू दिया था वहां पे एक सिस्टम डिजाइन राउंड था। मैंने अपना ग्रोफर्स का, जो अब लिंक्डइन बन चुकी है, उसका इंटरव्यू दिया था, तब वहां पे भी एक सिस्टम डिजाइन राउंड था। मैंने स्प्रिंकलर का इंटरव्यू दिया था, तो जो इंजीनियरिंग मैनेजर राउंड था वहां पे मुझसे एंड टू एंड सिस्टम डिजाइन पूछा गया था। और इसके अलावा जब इसके बाद मैंने और आई वुड से सीनियर रोल्स के लिए अप्लाई किया तो ब्लूमबर्ग में मुझसे सिस्टम डिजाइन पूछा गया, उसके बाद अटलासियन में मुझसे सिस्टम डिजाइन पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट में सिस्टम डिजाइन पूछा गया। अटलासियन और माइक्रोसॉफ्ट में एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि वो सीनियर इंजीनियरिंग पोजीशंस के लिए था, लेकिन फ्रेशर्स के लिए भी आजकल सिस्टम डिजाइन काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब तुम्हें इंटरनेट पे अच्छे खासे सिस्टम डिजाइन के आई वुड से रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज तुम्हारे बैक एंड पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि एक सिस्टम का बैक एंड आर्किटेक्चर किस तरीके से दिखना चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ कि अगर तुम फुल स्टैक या फ्रंट एंड रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो और तुम्हारा फ्रंट एंड इंजीनियरिंग का सिस्टम डिजाइन है फॉर एसडी 1, 2 और 3, इनमें से किसी भी रोल के लिए, देन हाउ यू शुड टेक्निकली अप्रोच इट। मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में स्प्रिंकलर का एक डेडिकेटेड फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू दिया हुआ है, अटलासियन का डेडिकेटेड फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू दिया है, और दोनों सक्सेसफुली मैंने क्लियर भी करे हुए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा कि किस तरीके से मैं अपने फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन के लिए प्रिपेयर करता हूँ एंड हाउ यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर योर फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन। एक दो अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स लूंगा जिसका तुम यूज करके समझ पाओगे कि कौन से पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, किसी प्रॉब्लम को तुम्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए, कौन कौन सी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स तुमसे पूछी जा सकती हैं एंड व्हाट नॉट। So without any further delay, let's just start. But before starting the video, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, to consider subscribing to the channel. हम लोग कुछ बहुत ही awesome content डालने वाले हैं इस particular channel पे in the upcoming set of weeks. So let's just start. So guys, before moving forward, there is a very important information that I would like to give you. So recently we wrapped our Elite 1.0 front-end development course, and now we have launched our Elite 2.0 advanced front-end development course. This is a bigger and a better front-end development course that you need. This course doesn't need any particular prerequisite, and we are going to take you from the very beginner level to the advanced level of front-end engineering. We have actually included projects like your own Replit clone, Wix website maker clone, right, Uber clone, and a lot of similar projects. You are going to make your own PubSub library based LLD driven projects, and we are going to make sure that you learn important front end design patterns as well. I'm going to list down all the projects and all the important design patterns here. This is the only course that you need if you are aiming for SD1 or SD2 or SD3 kind of roles, because we are going to take everything to the very advanced level in front end engineering. We are going to learn a lot of optimizations, and we are going to see technologies like Next.js, Redux, Zustand, TypeScript, React, and of course, the latest version of React. This particular course is going to make sure that you have ample amount of projects that you can add in your resume. We are going to make approximately 20 plus projects with different variety of complexities, engineering problems, and of course, there will be a lot of discussion around the core concepts of frontend. So what are you waiting for? Check out the course link in the description below, and you can use the coupon code mentioned in the description section to get maximum discount possible. See you guys in the cohort, and let's get back to the video. तो देखो यार, अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि जब मतलब सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में ना होता क्या है। कई सारे फ्रेशर्स के दिमाग में ये डाउट रहता है कि सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में करना क्या होता है। तो देखो, सिस्टम डिजाइन के जो इंटरव्यूज है वो रिलेटिवली तुम्हारे ट्रेडिशनल कोडिंग इंटरव्यू से बहुत डिफरेंट होते हैं। कोडिंग इंटरव्यूज में क्या होता है, तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, तुम्हें उसका सही सोल्यूशन किसी भी लैंग्वेज में लिखना होता है और उसके टेस्ट केसेस, कॉर्नर केसेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचनी होती है। सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सिस्टम का एक सर्टेन एस्पेक्ट डिस्कस करना होता है कि अगर तुम्हें वो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग डिजाइन करने को मिले
तो तुम उसमें क्या करो, राइट? फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर तुम्हें ऊबर जैसी एप्लीकेशन डिजाइन करने को मिले और लेट्स से तुम ऊबर का बैक एंड हैंडल करने वाले हो या सिर्फ ऊबर का फ्रंट एंड इंजीनियरिंग हैंडल करने वाले हो, तो बैक एंड पर्सपेक्टिव से या फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव से उसकी पूरी इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में तुम्हें क्या लगता है कौन सी तरीके से कौन सी चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए, राइट? जनरली सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज एक ओपन एंडेड डिस्कशन के इंटरव्यूज होते हैं। सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में कोई भी सही आंसर या गलत आंसर नहीं होता, डिपेंडिंग कि किस तरीके का ट्रैफिक, किस तरीके का यूजर आई वुड से एक्सपीरियंस तुम हैंडल करना चाहते हो, उसके बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, उसके बेसिस पे फीचर की इंप्लीमेंटेशंस चेंज होती हैं, क्योंकि हर चीज के ट्रेड ऑफ्स होते हैं। सिस्टम डिजाइन में कुछ भी फ्री नहीं है कि मतलब ये चीज तुम इस तरीके से करोगे सो दिस विल डेफिनेटली वर्क, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट? तो सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में योर डिस्कशन एक्चुअली मैटर्स, और इस डिस्कशन को करने के लिए तुम्हारी ब्रेड्थ ऑफ द ओवरऑल इंजीनियरिंग नॉलेज और डेप्थ ऑफ द इंजीनियरिंग नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ब्रेड्थ इसलिए ताकि तुम किसी भी ओपन एंडेड प्रॉब्लम पे एटलीस्ट डिस्कशन स्टार्ट कर पाओ। और फिर जनरली सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में क्या होता है कि 2 से 3 इंटरेस्टिंग कंपोनेंट्स पिक करे जाते हैं किसी भी सिस्टम के, और उसमें डिग डाउन करा जाता है, डिग डीप करा जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज तुम कैसे इंप्लीमेंट करोगे, उसका थोड़ा लॉजिकल पार्ट भी कि अच्छा इसमें कौन कौन से कॉर्नर केसेस आ सकते हैं, किस तरीके से तुम ट्रैफिक हैंडल करोगे, किस तरीके से तुम ओवरऑल सिस्टम की मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी हैंडल करोगे, इन सारी चीजों के ऊपर बात होती है। अब यहाँ पे जो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज होते हैं वो या तो बैक एंड एस्पेक्ट से पूछे जाते हैं या फ्रंट एंड एस्पेक्ट से पूछे जाते हैं कि तुम्हारे बैक एंड आर्किटेक्चर में तुम किस तरीके से पूरा डिजाइन करोगे। जैसे मान लो अगर तुम्हें ऊबर का सिस्टम डिजाइन करना है तो ऊबर के बैक एंड डिजाइन में तुम्हारे पास कुछ सर्विसेज होंगी जो मे बी प्राइस कैलकुलेशन करेंगी, जो नियरेस्ट ड्राइवर्स को फिगर आउट करके लाएंगी, कुछ सर्विसेज होंगी जो ड्राइवर्स और यूजर्स को नोटिफिकेशंस भेजेंगी, उसके बाद तुम्हारे पाथ कैलकुलेशंस करेंगी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होंगे। ऐसे ही तुम्हारे फ्रंट एंड का एस्पेक्ट होगा कि तुम्हारी पैसेंजर की मोबाइल ऐप होगी, तुम्हारे ड्राइवर की मोबाइल ऐप होगी, उस मोबाइल ऐप पे किस तरीके से नोटिफिकेशंस आ रही होंगी, किस तरीके से तुम प्राइस सर्जेस को रिप्रेजेंट करोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीजें फ्रंट एंड के एस्पेक्ट में होंगी। तो डिपेंडिंग कि तुम कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारा फ्रंट एंड या बैक एंड का सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू हो सकता है। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड इनके सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज बम्बार्ड करे जाएंगे बेस्ड ऑन द बैक एंड सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज। अगर तुमने उसी पर्सपेक्टिव से फ्रंट एंड के सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू भी दे दिए तो यू माइट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि दोनों में एंड टू एंड डिफरेंसेस क्या है। तो मैं एक एक करके तुम्हें सारे डिफरेंसेस बताता हूं जो एटलीस्ट मुझे लगता है कि रेलेवेंट है। अब देखो यार, दोनों ही आई वुड से सिस्टम डिजाइन में तुम्हें रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी होती है कि कौन कौन से फीचर्स तुम बिल्ड करना चाहते हो, कौन कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा तुम्हें दोनों में एक चीज करनी होती है कि यूजर पर्सपेक्टिव से किस तरह से यूजर की पूरी जर्नी रहने वाली है, इसका आइडिया तुम्हें प्रॉपर्ली ले लेना चाहिए अपने इंटरव्यू से, ताकि तुम्हें पता हो कि किस पर्टिकुलर फीचर्स पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है। हर मतलब बैक एंड के सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में भी और फ्रंट एंड के सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में भी तुम्हें 2 से 3 मेजर फीचर्स लेने चाहिए। ऐसा नहीं है तुम किसी एक ही फीचर को पिकअप करके उसमें डिग डीप कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें 2 से 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स लेने हैं और तुम्हें पहले ही अपना स्कोप क्लियर कर देना है कि इन 3 फीचर्स पे मैं फोकस करूंगा, अगर टाइम बचा तो वी कैन पिक मोर फीचर्स। अब जो बैक एंड में आर्किटेक्चर डिजाइन होता है वो बैक एंड सर्विसेज के बेस पे होता है, लेकिन फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन में तुम्हारे एप्लीकेशन के यूआई और कंपोनेंट लेवल पे चीजें डिस्कस करी जाती हैं कि किस तरीके से तुम एप्लीकेशन के यूआई कंपोनेंट्स बिल्ड करोगे, किस तरीके से तुम एप्लीकेशन का स्टेट मैनेज करोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बैक एंड के इंटरव्यूज में जो डेटा है वो किस तरीके से तुम डेटाबेसेस में स्टोर करोगे, कौन सा डेटाबेस तुम रखोगे, इस पे ज्यादा फोकस होता है। फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन में तुम्हारी फ्रंट एंड की स्टेट कैसे होगी, स्टेट एफिशिएंटली तुम कैसे मैनेज करोगे, कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्टेट को मैनेज करते हुए, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। बैक एंड के सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में तुम्हारे स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। वेयर एज फ्रंट एंड के सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में तुम्हारे एप्लीकेशन का इंटरफेस, उसकी यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस, इस सब के ऊपर बात करी जाती है कि कितना बेटर यूजर एक्सपीरियंस, कितना फास्ट यूआई तुम ओवरऑल डेवलप कर सकते हो, राइट? तुम बैक एंड के सिस्टम डिजाइन में क्लाइंट साइड को अज्यूम कर सकते हो कि ब्लैक बॉक्स है, कोई और इंप्लीमेंट कर रहा होगा, हमें ध्यान नहीं देना है। फ्रंट एंड के सिस्टम डिजाइन में तुम सर्वर साइड को अज्यूम कर सकते हो कि ये हमारे लिए ब्लैक बॉक्स है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन दोनों ही सिस्टम डिजाइन में जो नेटवर्किंग एस्पेक्ट है वो रहता है। नेटवर्किंग एस्पेक्ट पे किस तरीके से तुम चीजों को ऑप्टिमाइज करोगे, इस सब पे तुम्हें तब भी ध्यान देना होता है, राइट? जो बैक ऑफ द एनवेलप एस्टिमेशंस है वो तुम्हें बैक एंड के सिस्टम डिजाइन में करनी पड़ेंगी। फ्रंट एंड में अगर तुम उनको नहीं भी करोगे सो थिंग्स आर गोइंग टू मोर और लेस वर्क फाइन फॉर यू। तो ये कुछ तो पहले फंडामेंटल डिफरेंसेस थे जो बैक एंड के सिस्टम डिजाइन और फ्रंट एंड के सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो यार, फ्रंट एंड के सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में 2 मेन तरह के क्वेश्चंस की कैटेगरी आती है। एक जहां पे तुम्हें किसी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन डेवलप करनी पड़ सकती है, या फिर तुम्हें सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में एक पर्टिकुलर यूआई कंपोनेंट डेवलप करना पड़ सकता है। दोनों के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। तो जैसे कुछ इंटरव्यूज होंगे जहां पे तुम्हें कोई एंड टू एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करनी होगी, उसके तुम्हें सारे फीचर्स नहीं देने, बट हाँ कुछ 3 से 4 मेजर फीचर्स के ऊपर बात करनी होगी। इसमें तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुम्हें एक चैट मैसेंजर बनाना है तो वो उसका फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन तुम कैसे करोगे, राइट? मान लो तुम्हें एक मैप
मैप्स की एप्लीकेशन बनानी है, उसका फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन तुम कैसे करोगे। तुम कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जैसे लिंक्डइन या फेसबुक, उसका फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन तुम कैसे करोगे। पिनिंटरेस्ट एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने के लिए, उसका सिस्टम डिजाइन फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव से कैसे होगा। गूगल डॉक्स का कैसे होगा। ऐसे कुछ मेजर एप्लीकेशन जो तुम डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, राइट, जो तुम्हारी बेसिक करंट एप्लीकेशन से थोड़ा अलग है। और इन सारी एप्लीकेशन में तुम देखोगे ना, तो कोई ना कोई एक इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम छुपी हुई है। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर तुम कभी भी पिनिंटरेस्ट को ओपन करोगे ना, तो एक छोटी सी एक्टिविटी करना। पिनिंटरेस्ट को ओपन करने के बाद अपना डेवलपर कंसोल ओपन करना। डेवलपर कंसोल ओपन करने के बाद एक बारी पिनिंटरेस्ट पे स्क्रॉल करने की कोशिश करना। तुम्हें एक चीज रियलाइज होगी कि थोड़े से स्क्रॉल के बाद ना पिनिंटरेस्ट पे इमेजेस तो लोड होती रहती हैं, लेकिन डॉम पे और एलिमेंट्स ऐड नहीं होते। एक सर्टेन लेवल ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद, मान लो उसने 20 ऑड एलिमेंट्स ऐड करे अपने डॉम के कंसोल में, राइट, अपने डॉम के ट्री में। उसके बाद जब तुम स्क्रॉल करते रहते हो ना, उन्हीं 20 एलिमेंट्स की विंडो में डेटा अपडेट होता रहता है। इसको हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन, लिस्ट वर्चुअलाइजेशन। जहां पे मान लो अगर तुम्हारे पास 10 लाख रोज का डेटा आने वाला है, बट कभी भी स्क्रीन पे तुम्हारी 10 लाख रोज एक साथ नहीं दिखेंगी। लेट्स से स्क्रीन पे तुम्हारी सिर्फ 200 रोज दिखने वाली हैं, तो तुम मेमोरी में 10 लाख रोज को लोड नहीं करोगे, क्योंकि 10 लाख रोज का डेटा लोड करना मेमोरी में और उसको मेमोरी में परसिस्ट करना यूजर की मशीन पे लोड डाल सकता है। तो तुम क्या करते हो, तुम एक स्लाइडिंग विंडो रखते हो, जो कि क्या होता है, एक क्रॉस सेक्शन होता है तुम्हारी उन 10 लाख रोज का। जैसे ही तुम अपने डेटा को स्क्रॉल करते रहते हो, इस स्लाइडिंग, ये जो विंडो है ये स्लाइड करती रहती है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस विंडो में मैक्सिमम 200 एलिमेंट्स होंगे। जैसे तुम स्क्रॉल करोगे तो ऊपर वाले एलिमेंट्स निकलते जाएंगे, नीचे वाले एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे, और ये चीज तुम पिनिंटरेस्ट में होते हुए देख भी सकते हो। तो ऐसे कुछ देखो, ये एक इंटरेस्टिंग आई वुड से इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो गई सॉल्व करने के लिए। गूगल डॉक्स को पिक करोगे तो गूगल डॉक्स में एक इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या होगी कि दो लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही साथ गूगल डॉक्स में कैसे अपडेट कर पाते हैं, राइट, एंड सो ऑन। ऐसे हर एप्लीकेशन में ना कोई इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होगी जिसके आसपास मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू आई वुड से रिवॉल्व कर रहा होगा। इस चीज का तुम्हें ध्यान देके चलना है, तब जब तुम्हारे पास ऐसी आई वुड से ओपन एंडेड एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि ये पूरा एप्लीकेशन डिजाइन करके तुम्हें लाना है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जनरली तुम ये देखोगे कि तुमसे जो एप्लीकेशन पूछी जा रही है ना, वो या तो वो एप्लीकेशन होगी जिसपे तुमने खुद से काम करा हुआ है, या फिर वो एप्लीकेशन होगी जिसमें सामने वाले इंटरव्यूअर ने काम करा हुआ है। मतलब ऐसा बहुत ही रेयर केस होगा कि मतलब सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो किसी लेट से राइड शेयरिंग एप्लीकेशन पे काम करता है और वो तुमसे रैंडमली किसी मूवी स्ट्रीमिंग ऐप के बारे में क्वेश्चंस पूछने लग जाए, क्योंकि हो सकता है उनको खुद भी उसमें एक्सपीरियंस ना हो, बट राइड शेयरिंग एप्लीकेशन में उनको बहुत एक्सपीरियंस है। या फिर तुम्हें खुद पेमेंट वॉलेट सिस्टम से बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो तुमसे पेमेंट वॉलेट सिस्टम्स के बारे में पूछेगा। ऐसे रैंडमली कोई थर्ड पार्टी क्वेश्चन में मतलब आना थोड़ा सा रेयर होता है। एटलीस्ट स्टैंडर्ड जो बड़ी कंपनीज है उसमें तुम्हें ये होता हुआ कम दिखेगा, क्योंकि अगर तुम्हें उस सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सामने वाले बंदे को उस सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो तुम बस फिर बुकिश डिस्कशन कर रहे होगे, राइट। तो इस चीज का तुम्हें एक मतलब फायदा हो सकता है, तुम थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को कन्फाइन कर सकते हो कि तुम जिस तरह की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो वहां पे कैसे कैसे सिस्टम्स हो सकते हैं, और तुमने अभी तक किन किन सिस्टम्स पे काम करा है, इनके सिस्टम डिजाइन को तुम स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे एप्पल के सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में मुझसे पेमेंट वॉलेट के बारे में ही पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में मुझसे इंटरनल इंफ्रा के बारे में पूछा गया था, एंड एज ऑफ नाउ आई ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इंफ्रा टीम ओनली, ठीक है। ब्लूमबर्ग में मुझसे फाइनेंशियल सिस्टम जो स्टॉक ब्रोकिंग सिस्टम है उसके बारे में पूछा गया था, एंड ब्लूमबर्ग मेनली वर्क्स विद दैट एंड सो ऑन। तो ऐसा मैंने बहुत बार अपने आई वुड से इंटरव्यूज में एक्सपीरियंस किया। फ्लिपकार्ट में भी ये एक्सपीरियंस किया था कि जो भी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू है वो या तो तुम्हारे करे हुए काम पे पूछा जाएगा, या फिर सामने वाली टीम में या सामने वाली कंपनी में जो मेजर सिस्टम्स है उनमें से कोई एक सिस्टम पिक करा जाएगा। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा सिस्टम डिजाइन में एक दूसरा एस्पेक्ट होता है जहां पे तुम्हें यूआई कंपोनेंट्स बनाने पड़ सकते हैं, जैसे ऑटो कंप्लीट का एक कंपोनेंट बनाना, या मोडाल का एक कंपोनेंट बनाना, या इमेज कैरोसल का एक कंपोनेंट बनाना। तो इसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अब जो इमेज कैरोसल है वो लेट्स से रेगुलरली अपडेट होने वाला है, तो तुम किस तरीके से उसके डेटा को परसिस्ट करोगे। अगर इमेज कैरोसल एक से ज्यादा पेजेस पे यूज होने वाला है तो क्या तुम उसका डेटा कहीं पे कैश करके रखोगे, नहीं रखोगे। ऑटो कंप्लीट में तुम ये चीज कैसे मैनेज करोगे कि अगर जैसे ही यूजर टाइप कर रहा है तो क्या तुम उसी टाइप पे एपीआई कॉल सेंड करोगे। तो ऐसा होगा तो हर की स्ट्रोक पे एक एपीआई कॉल जाएगी, बैकएंड के सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आने लग जाएगा, देन इट विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट। तो वहां पे डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, राइट। तो ऐसे स्पेसिफिक यूआई कंपोनेंट तुम्हें बिल्ड करने के लिए दिए जा सकते हैं, और इन यूआई कंपोनेंट में अगेन अपनी एक इंटरनल प्रॉब्लम होगी जो तुम्हें सॉल्व करनी पड़ सकती है। ये है वो दूसरी कैटेगरी के प्रॉब्लम जो तुम्हें कई बारी सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज में आएंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो दूसरी कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स है ये जनरली तुम्हारे लो लेवल डिजाइन के या मशीन कोडिंग राउंड में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। हाई लेवल डिजाइन में जो पहली कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है फ्रंट एंड, एज पर माई एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। अब देखो, किसी भी सिस्टम डिजाइन जो स्पेसिफिकली फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन है
उनके इंटरव्यूज में तुम एक रेडियो फ्रेमवर्क की अप्रोच ले सकते हो। अब ये रेडियो क्या है, इसके ऊपर एक एक करके बात करते हैं। रेडियो में टेक्निकली हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट आई वुड से स्टेप्स होते हैं, जिनका हम लोग किसी भी सिस्टम डिजाइन में स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हैं। एक एक करके इन सारे स्टेप्स पे जा सकते हैं और इन सारे के सारे स्टेप्स पे डीपर डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आर से। आर स्टैंड्स फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, कि भाई जो सिस्टम तुम्हें बनाना है उसकी नॉन फंक्शनल और फंक्शनल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब यूजर फीचर पर्सपेक्टिव से और परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स तुम्हारी P0 रिक्वायरमेंट्स मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर कौन सी P1 रिक्वायरमेंट है एंड सो ऑन। और इन सारी रिक्वायरमेंट में से तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम स्पेसिफिकली ये चीज कम्युनिकेट करो कि हाँ इन स्पेसिफिक चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और अगर टाइम मिला तो कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। देन ए स्टैंड्स फॉर आर्किटेक्चरल और हाई लेवल डिजाइन। तो अब एक बार तुम्हारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, उसके बाद तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारे सिस्टम में जैसे फ्रंट एंड है तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, किस तरीके से ये कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करेंगे, बैक एंड और फ्रंट एंड में इंटरैक्शन कैसे होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पूरा हाई लेवल डिजाइन जो आर्किटेक्चर डिजाइन है उसको तुम्हें पहले एक एटलीस्ट एक रफ आर्किटेक्चर डिजाइन तुम्हें डेवलप कर लेना है, क्योंकि कोई भी तुम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करोगे वो आगे जाके इसी बेसिक हाई लेवल डिजाइन पे करोगे। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। देन डी स्टैंड्स फॉर डेटा मॉडलिंग। अब डेटा मॉडलिंग मतलब जैसे अगर बैक एंड सिस्टम डिजाइन है तो वहां पे डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर होगा, लेकिन हम लोग फ्रंट एंड के बारे में बात कर रहे हैं तो तुम्हारी स्टेट्स में जो तुम्हारी फ्रंट एंड की स्टेट होगी उसमें किस तरीके से तुम डेटा को स्टोर करोगे, किस तरीके से तुम स्टेट को एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हो, किस तरीके से तुम स्टेट में रिडंडेंट डेटा स्टोर होने से रोक सकते हो, इन सारी चीजों के ऊपर तुम लोग बात कर रहे होगे। नाउ आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस डिजाइन और एपीआई डिजाइन, कि मतलब अब जो बैक एंड और फ्रंट एंड में इंटरेक्शन होगा उसकी एपीआईज कैसे दिखेंगी, उन एपीआईज को तुम एफिशिएंटली कैसे कंज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि तुम्हारे फ्रंट एंड से बैक एंड पे एक एपीआई कॉल जा रही है, लेकिन जो रिस्पांस का पेलोड है वो बहुत हेवी है, तो तुम उस हेवी पेलोड को किस तरीके से फ्रंट एंड पे कंज्यूम कर सकते हो। तो इसकी अपनी बहुत सारी सेट ऑफ अप्रोचेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल तुम अपने रिस्पांस को जिप करके gzip फॉर्म में भेज सकते हो एंड देन उसको फ्रंट एंड पे कंज्यूम कर सकते हो, बट इसकी अपनी प्रॉब्लम है। gzip करके रिस्पांस का पेलोड का साइज तो छोटा हो जाएगा, लेकिन सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो कि JSON रिस्पांस की जगह तुम प्रोटोबफ रिस्पांस भेजो, उसका साइज भी छोटा होगा और सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन में रिलेटिवली फास्ट होगी। और भी ऐसे बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं। फिर एपीआई का डिजाइन किस तरीके से तुम एफिशिएंटली कर सकते हो, जो तुम्हारा रिस्पांस स्ट्रक्चर है तुम कब ये चीज इंश्योर कर सकते हो कि तुम्हें एपीआई कॉल करनी है या नहीं करनी है, क्या तुम कुछ कैशिंग कर सकते हो जिससे रिडंडेंट एपीआई कॉल रिड्यूस हो जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन सारी चीजों के ऊपर तुम बात करते हो। एंड लास्ट ऑफ ऑल ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन, कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम को तुम ऑप्टिमाइज करोगे। जैसे मैंने तुम्हें पिनिंटरेस्ट का एग्जांपल दिया कि मान लो तुमने प्रॉब्लम स्टार्ट करी कि इनफाइनाइट स्क्रॉल है तुम्हारे पिनिंटरेस्ट में, जैसे ही तुम पेज के एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे पहुंचते हो तुम एपीआई कॉल करके नया डेटा लोड करते हो, बट पिनिंटरेस्ट में तो करोड़ों फोटोज होंगी, राइट, और फोटो एक हैवी डेटा होता है। अगर तुम उसको लोड करते जाओगे तो तुम्हारे डॉम पे बहुत सारी नोड्स बनती जाएंगी, एक नोड को ऐड करते ही तुम्हारी डॉम ट्री और हेवी हो जाती है, राइट। तो इससे तुम्हारी एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे, लिस्ट वर्चुअलाइजेशंस कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें बहुत सारी इमेजेस लोड करनी है और इंटरनेट स्लो हो सकता है तो वहां पे तुम्हें क्या लगाना चाहिए, लेजी लोडिंग लगाना चाहिए इमेज पे। इस तरीके की ऑप्टिमाइजेशंस की तुम ऊपर बात करोगे और इस 5 स्टेप प्रोसेस का यूज करके तुम किसी भी फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन में, इनफैक्ट इवन बैक एंड सिस्टम डिजाइन में भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने इंटरव्यू को आई वुड से ड्राइव कर सकते हो खुद से। अब किसी भी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में, स्पेसिफिकली फ्रंट एंड के सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे तुम्हारा वैल्यूएशन करा जाएगा, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो मतलब मेरे जो भी फ्रंट एंड के सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू हुए हैं उसमें मुझे एचआर ने स्पेसिफिकली ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बताए और जो मैं तुम्हारे साथ शेयर भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन, कि कितने अच्छी तरीके से तुमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करा है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली तुमने रिक्वायरमेंट्स समझी है कि क्या एक्चुअली एप्लीकेशन में होना चाहते हैं। तुम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं बट इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से कितना ज्यादा प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हो, ये काफी ज्यादा लोग एक्चुअल में नोटिस करते हैं। ये पहला इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है। जो दूसरा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है वो होता है तुम्हारा पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की, किस तरीके से तुमने पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करा है, किस तरीके से कंपोनेंट्स तुमने रखे हैं, स्टेट्स कैसे रखी है, एपीआईज को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हो, कम्युनिकेशन, तुम नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हो, जो तुम्हारा एक्चुअल टेक वाला पार्ट है। फिर एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया उस पे होता है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे रेडियो फ्रेमवर्क में से तुम्हारा ए और ओ वाला पार्ट, जहां पे तुम आर्किटेक्चर और फिर लेटर उसके ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर बात करते हो। उसके बाद इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आता है एक्सप्लोरेशन और ट्रेड ऑफ का। देखो कोई भी तुम सिस्टम बनाते हो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरह का सॉल्यूशन सारे सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल हो। तो हर चीज में ना ट्रेड ऑफ्स होते हैं, कोई चीज किसी सिचुएशन में बेटर है, कोई चीज किसी सिचुएशन में बेटर है। तभी हम लोग ऐसा नहीं है कि एकदम फूल प्रूफ हमेशा सिस्टम बना पाते हैं। हर सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करते हैं।
ये चीज रियलाइज करना कि हाँ ट्रेड ऑफ्स एग्जिस्ट करते हैं और उन ट्रेड ऑफ्स के और ऑप्शंस देना और सामने वाले के भी ओपिनियन समझना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखो सिस्टम डिजाइन में ऐसा हो सकता है कि सामने वाला इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हो और भी बहुत सारी चीजों पे काम करा, तो वो तुम्हें खुद भी सजेशंस देंगे। तो यू शुड बी ओपन फॉर सजेशंस और तुम्हें हर सजेशन के लिए ओपन माइंड रखना चाहिए कि अच्छा इस नए सॉल्यूशन को अगर हम लोग अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले क्या बेनिफिट हो सकते हैं, देन क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमेशा ना चीजों के पहले बेनिफिट और फिर प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है तुम्हारे इंटरव्यू में। और इससे ये भी पता लगता है कि हाँ मतलब यू हैव अ लिसनिंग काइंड ऑफ अ माइंड एज वेल, कि तुम सामने वाले बंदे की बात सुन भी रहे हो। क्योंकि किसी भी आर्किटेक्चर डिजाइन में ऐसा नहीं होगा तुम ही सब कुछ डिजाइन कर रहे होगे। पीपल हु हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू विल आल्सो पिच इन देयर आइडियाज एंड देन यू हैव टू लुक एट द ट्रेड ऑफ्स एंड सी व्हाट डू यू हैव टू फाइनली पिक, बट यू शुड ऑलवेज हैव दिस थिंग इन माइंड। मतलब गूगल में भी जब हम लोग किसी भी डिजाइन डॉक्यूमेंट पे काम करते थे ना, तो किसी भी फीचर के डिजाइन में हम लोग सारी पॉसिबल अप्रोच लिखते थे, एक अप्रोच फाइनली पिक करते थे बेस्ड ऑन द फीजिबिलिटी, टाइम, इंप्लीमेंटेशन कैपेबिलिटीज, ओवरऑल आई वुड से इफेक्टिवनेस एंड ऑल। बट इसके अलावा भी अगर मान लो कोई आई वुड से ऑप्शंस अवेलेबल है तो उन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते थे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से तुमको कोई मोबाइल ऐप में तुम्हें एक स्क्रीन बनानी है, जिस स्क्रीन पे मतलब कुछ एक आधी इमेज होगी और 4 पॉइंटर्स होंगे और एक बटन होगा। बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। अब यहाँ पे तुम्हें अगर तुम्हें इस वाले पर्टिकुलर पार्ट का डिजाइन करना है तो तुम क्या करोगे, तुम्हें लगेगा कि अच्छा ये तो सिंपल सा पेज है, इसमें हम लोग बस सीधा जाके 4 पॉइंट्स को कोड कर देंगे, इमेज लगा देंगे, बटन लगा देंगे, हमारा काम चल जाएगा। बट अब यहाँ पे और एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। क्या एस्पेक्ट्स आ सकते हैं कि अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं हमें रेगुलरली मान लो चेंज करने हैं, राइट। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर तुम्हें चेंज करना है तो हर बारी तुम इनको कोड में चेंज करके रीडिप्लॉय नहीं करोगे, क्योंकि ऐप के रिलीज में प्रॉपर टाइम लगता है और जनरली कंपनीज में ऐप का जो रिलीज होता है 2 या 3 वीक्स के कट ऑफ पे होता है। इसके अलावा तुम्हें लेट से ये भी सोचना है कि अब ये जो 3 से 4 पॉइंट्स हैं ये अगर दूसरी लैंग्वेजेस में शो करने हैं तो तुम क्या करोगे, जो इमेज है वो तुम कन्फिगरेबल बनाना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, क्या तुम इस पूरे पेज को सर्वर साइड से ही कंट्रोल कर सकते हो क्या, राइट, क्या तुम इस पेज को एज अ वेब व्यू दिखा सकते हो क्या। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। एक्सेसिबिलिटी पर्सपेक्टिव से तुम क्या करने वाले हो, यहाँ पे इमेज एक्सेसिबिलिटी पर्सपेक्टिव से क्या करेगी, क्या तुम इस पेज को एक प्लग एंड प्ले पेज बना सकते हो कि इस पेज पे मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, लोग डेटा चेंज कर पाए और पूरी ऐप में कहीं भी इसको यूज कर पाए। क्या तुम ऐसा प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर बनाना चाहते हो उसके साथ। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड और इसके लिए तुम्हारा ना ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है, ट्रेड ऑफ्स को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट एंड यूएक्स एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से तुम मतलब अपने फीचर को ऐसा बनाओ कि ओवरऑल प्रोडक्ट में वो सही बैठे, यूआई यूएक्स पर्सपेक्टिव से वो सही बैठे, परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजेशन और एक्सेसिबिलिटी पर्सपेक्टिव से भी वो काफी सही तरीके से तुम्हारी ऐप में सेट हो जाए। एट लास्ट तुम्हारा ओवरऑल कम्युनिकेशन कैसा है, तुम किस तरीके से सामने वाले बंदे की बात समझ रहे हो, तुम किस तरीके से अपने आइडियाज, अपने टेक्निकल प्रोफिशिएंसी एक्सप्लेन कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में। तुम ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगे सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में कि तुम मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शांत बैठ के सोच रहे हो। इट्स ऑल अबाउट टेलिंग योर थॉट प्रोसेस, कि मतलब तुम किस तरीके से सोच रहे हो। किसी भी इंटरव्यू में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तुमने फाइनली क्या सोचा और क्या सॉल्व किया, दूसरा तुम उस सॉल्यूशन तक पहुंचे कैसे, जो पूरा आई वुड से थिंकिंग प्रोसेस था। अगर तुम अपना थिंकिंग प्रोसेस बताते हो ना तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। कई बार ऐसा होता है कि डीएसए के भी क्वेश्चंस लोगों को डायरेक्टली पता होते हैं, लेकिन ये रेकमेंड किया जाता है यू गो स्टेप बाय स्टेप, मतलब तुम बताओ इंट्यूटिवली कि कैसे तुमने इस चीज को सोचा, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली आंसर दे दोगे तो ये तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे चैटबॉट टाइप का इंटरव्यू हो जाएगा, राइट। सो यू ऑलवेज हैव टू टेल योर थिंकिंग प्रोसेस, और सिस्टम डिजाइन में तो ये मतलब 10 on 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। अब कुछ बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो काफी लोग करते हैं, उनको मैं फटाफट से तुम्हारे सामने लिस्ट डाउन कर दूंगा। पहला, कई लोग बहुत सारे बज़वर्ड्स को जानते हैं लेकिन उस बज़वर्ड्स के ऊपर या तो उन्होंने काम नहीं करा होता या उनको इनफ नॉलेज नहीं होती। ऐसी चीजें तुम इंटरव्यू में नहीं बोलना चाहोगे, क्योंकि गलती से भी सामने वाले बंदे को उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, देन योर इंटरव्यू कैन गो इन एब्सोल्युटली डिफरेंट डायरेक्शन। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, किसी भी एक फीचर को लेकर उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन तब तक करने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हें बताया जाए। ऐसे रैबिट होल में जाने की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस आज की बस इसी फीचर पे फोकस करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। तब तक तुम्हें 2 से 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक वाइडर पर्सपेक्टिव में बताना होता है, क्योंकि 1 घंटे में या 1 घंटे 15 मिनट में तुम्हें पूरे सिस्टम के ऊपर सारी की सारी डिस्कशन करनी है। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना। तीसरी चीज, इंटरव्यू में साइलेंट बैठने की जरूरत नहीं है, अपना थॉट प्रोसेस बताओ। तुमने कहीं इस चीज पे स्पेसिफिकली काम करा है तो वहां पे तुमने क्या यूज करा था, किस तरीके से तुम नए सॉल्यूशन पे आ रहे हो, इन सारी चीजों के बारे में बताओ। दैट शुड बी समथिंग वेरी गुड। रिक्वायरमेंट गैदरिंग सही से ना करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर बाद में तुम्हें पता लगता है कि अच्छा मैंने शुरू में रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं करी, इसलिए अब इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके बारे में तुमने एंटिसिपेट नहीं करा था। अगली प्रॉब्लम होती है कि कई लोग क्या करते हैं कि किसी एक ही अप्रोच पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं और ये समझ नहीं पाते कि ट्रेड ऑफ्स एग्जिस्ट करते हैं। ये तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिए।
और तुम्हारा जो इंटरव्यू ना अनस्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लगना चाहिए कि कभी किसी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो, कभी किसी सर्विस के बारे में बात कर रहे हो, कभी एपीआईस के बारे में बात कर रहे हो, कभी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में अगर चीजें चलती हैं तो सामने वाले बंदे को इवैल्यूएट करना भी चीजें आसान हो जाता है। तो ये है वो कॉमन मिस्टेक्स जो काफी सारे लोग अपने फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन में, इनफैक्ट बैक एंड सिस्टम डिजाइन में भी करते हैं। तो यू शुड मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू इट। एंड दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके से तुम्हें अप्रोच करना चाहिए इन सारे फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन को। एंड इनफैक्ट थोड़ा बहुत इसमें रेलेवेंस तुम्हारे लिए बैक एंड के सिस्टम डिजाइन की भी रहेगी। जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, थॉट्स हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं तुम्हारे सामने लिस्ट करूंगी कौन से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हाई लेवल डिजाइन फ्रंट एंड डिजाइन के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक क्विक वीडियो उसके बारे में भी हम लोग बहुत ही जल्दी चैनल पे आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड कोई भी क्वेश्चन है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।